नमस्कार। एनएम टीवी में आपका स्वागत है। अपने देश में बिजनेसमैन कमाए या ना कमाए, भले जीएसटी में मरता है, किसान भूखा मरे या धरना दे या सुसाइड करे, और मजदूर तो मजदूर ही है। लेकिन एक कौम है जो हर हाल में मालामाल रहती है। इनके बिस्तर के नीचे से जितने नोट निकलते हैं, उससे कई गांव कई सालों तक खुशहाल रह सकते हैं। ये कौम कौन सी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वही हमारे भाग्य विधाता आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी ब्यूरोक्रेट्स। एनएमटीवी का दावा है कि पूरे देश में कम से कम 1000 आईएएस, आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास, हर एक के पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है। यानी बिना कुछ किए धरे 1000 ऐसे लोग हैं इस देश में जो 1 लाख करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और ये बात मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, क्योंकि वह डीओपीटी के मंत्री भी हैं और उन्हीं के डिपार्टमेंट ने लोकसभा को ये जानकारी दी है कि इस साल यानी 2020-21 में उन्हें 581 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के खिलाफ पुख्ता सबूतों सहित कंप्लेंट मिली है। इसके पिछले साल 784 ऑफिसर्स के खिलाफ मिली थी और उसके पिछले साल 429 ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट मिली थी। यानी मोदी जी के पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में कम से कम 2000 ऑफिसर्स के खिलाफ पुख्ता सबूत सहित कंप्लेंट हुई है। और ये कंप्लेंट कोई मामूली नहीं होती है, इनमें पूरे कंप्लेनेंट्स पूरे सबूत इकट्ठा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, फिर वो उन्हें फॉरवर्ड करती है डीओपीटी को। ये आंकड़े जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में इस बार पेश किए हैं। लेकिन मोदी जी ने अभी तक सिर्फ 44 आईएएस ऑफिसर्स और 12 आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की इजाजत दी है। अब आप खुद सोचिए, पूरे देश में जीएसटी का कलेक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए महीने का है। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत, जिसमें कि हम एयर इंडिया, पवनंस जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे साल में 1-1.5 लाख करोड़ रुपए आने की आशा रहती है। लेकिन जिन बिल्लियों को हमने दूध की रखवाली का मौका दिया है, वही 1-1.5 लाख करोड़ रुपए दबा कर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को खबर नहीं है। उन्होंने ऐसी कौन सी नोटबंदी कर दी कि जिसके 6 साल के अंदर ही पूजा सिंघल के पास 150 करोड़ रुपए जमा हो गए। टीनू जोशी और अरविंद जोशी ने 360 करोड़ रुपए जमा कर लिए। बाबूलाल अग्रवाल 500 करोड़ रुपए जमा करके बैठे और नितेश ठाकुर 200 करोड़ रुपए लेकर दुबई भाग गए। और ये लोग कौन है? पूजा सिंघल माइनिंग सेक्रेटरी है झारखंड की, अरविंद जोशी भारत सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, टीनू जोशी हैंडीक्राफ्ट कमिश्नर रह चुकी है भारत की। अब इन लोगों ने ये पैसे कमाने के लिए अपने दीन ईमान के अलावा क्या क्या नहीं बेचा होगा। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये पैसे आते कहां से हैं। ध्यान दीजिए इस चार्ट पर। ये करप्ट ऑफिसर्स कलेक्टर लेवल तक रहते हैं, तो लैंड अलॉटमेंट और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाईज के कॉन्ट्रैक्ट, उनमें ब्रोकरेज मिलती है। प्रोजेक्ट अलॉटमेंट में मध्यम लेवल के ठेकेदारों से कुछ मिल जाता है। माइनिंग और हेल्थ, पीएचई, एक्साइज, पीडब्ल्यूडी वगैरह विभागों के ठेके बहुत देरी निकलते रहते हैं, जिनमें से कुछ परसेंटेज पता होता है। फिर सबसे बुरा काम क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे ये भूमि संबंधी विवाद निपटाने में कुछ हिस्सा ले लेते हैं। फिर जब ये थोड़े सीनियर होते हैं तो स्टेट लेवल पर पॉलिसी बनाते हैं, जिससे बड़ी कंपनियों और बड़े ठेकेदारों से इनके संबंध हो जाते हैं और वहां परसेंटेज भी बड़ा बन जाता है। लेकिन ये पैसा इतनी निर्दयता से कमाते हैं, जैसे पूजा सिंघल ने मनरेगा का पैसा खा लिया, उड़ीसा कैडर के विनोद कुमार ने साइक्लोन प्रभावित लोगों का 30-40 करोड़ रुपए खा लिया, टीनू जोशी ने गरीब हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट का पैसा खा लिया। इन करप्ट ऑफिसर्स में से जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो भारत सरकार में चले जाते हैं, और कुछ स्टेट लेवल के नेता जिनका करियर
राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचने लगता है, उनके भी ये पिछलक्कू बन जाते हैं। वहां पर इनके करप्शन का दायरा भी चौगुना हो जाता है। जैसे टेलीकॉम, ऑयल, डिफेंस, इस तरह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों और दलालों से इनकी मुलाकात हो जाती है, जो इनके करियर को आगे बढ़ाने में और रिटायरमेंट के उपरांत भी कुछ दिलाने में मददगार सिद्ध होते हैं। सब जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये करप्ट ऑफिसर्स आखिर अपना पैसा लगाते कहाँ हैं, ये जो काली कमाई का जो पैसा है ये जाता कहाँ है। सबसे नंबर 1 पे जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है नेचुरली रियल एस्टेट में। दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में जो रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते घटते हैं वो काफी कुछ इनके पैसों से होता है। दिल्ली, बॉम्बे के अलावा दुबई में भी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया है। दूसरा सबसे बड़ा शगल है शेल कंपनीज बनाना। शेल कंपनीज पे अभी मोदी जी ने कुछ कड़ाई की है, लेकिन फिर भी शेल, आप जिसके यहाँ भी रेट पड़े आप देखेंगे उसकी 150 शेल कंपनीज जरूर होती है। इसके लिए हर आईएएस ऑफिसर का एक बहुत प्यारा दोस्त होता है, वो होता है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर के यहाँ अगर रेट पड़ती है तो साथ में उनका सीए भी लपेटे में आ जाता है। तीसरा जरिया है पैसे दबाने का, वो है एलआईसी और इंश्योरेंस पॉलिसीज में। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार, दूर दराज के रिश्तेदारों की भी इंश्योरेंस पॉलिसी ये खरीद के बैठे होते हैं। चौथी जगह जहां पे ये पैसा खर्च करते हैं या छुपाते हैं वह है बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना और खुद उस बहाने विदेश यात्रा पर निकल जाना। डीओपीटी के अपने रिकॉर्ड के अनुसार ब्यूरोक्रेट जिनके बच्चे कॉलेज जाने लायक हो गए हैं उनमें से 75% के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। 5वां स्थान जहां पैसे लगाए या छुपाए जाते हैं वह उन्हीं ठेकेदारों के पास जिनसे इन्होंने पैसे लिए होते हैं, उन्हीं के काम धंधे में ये पैसे लगाते हैं, जिससे जिंदगी भर इन्हें इंटरेस्ट मिलता रहता है। छठा, आपने देखा होगा हर करप्ट ऑफिसर की बीवी को गहनों का बड़ा शौक होता है। इसलिए देश के हर छोटे बड़े शहर में कम से कम एक जौहरी ऐसा होता है जो इनका फैमिली ज्वेलर बन जाता है और वही इन्हें गहने खरीदवाता है, सोने के बिस्किट खरीदवाता है, वगैरह वगैरह। लेटेस्ट शगल जो है, जो हमारे शहर में पता चला है, वो यह है कि हीरे जवाहरात और मूंगे मोती में, क्योंकि इनके बंडल छोटे होते हैं, इसमें पैसे लगा के रखे लोग। 7वां जगह जो है वो है बेनामी बैंक अकाउंट। बेनामी बैंक अकाउंट आधार कार्ड के अनुसार खोले जाते हैं और उनमें, जैसे कि बाबूलाल अग्रवाल ने 450 बैंक अकाउंट खोल लिए और उन्हें 200 करोड़ रुपए करीब जमा करके रख दिए। अब जब देश में हजारों करप्ट ऑफिसर्स हैं और कुछ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं, तो ये बचते कैसे हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सेक्शन 197 सीआरपीसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि करप्ट ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन देना जरूरी है। उसी तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए 1988 के तहत सेक्शन 17 और 19 में भी प्रोसिक्यूशन की परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना जरूरी है। और जैसा कि आप समझते हैं कि परमिशन कभी आती ही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और कमाल कर दिया है इस बीच। अगर ईओडब्ल्यू या एंटी करप्शन ब्यूरो को किसी के यहाँ रेड भी करनी है तो उसके लिए मंत्री से परमिशन लेना जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी के यहाँ रेड करने जा रहे हैं और मंत्री जी को बताएंगे तो क्या होने वाला है। तो अब आप समझे, जब रेड से लेके परमिशन तक का डिसीजन बिल्लियों को ही लेना है तो बिल्ली की टोली तो दूध पी ही जाएगी। और भी कई कारण है करप्ट ऑफिसर्स के बचने के, जैसे उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता रहता है, इन्वेस्टिगेशंस को उनके ही अपने अधिकारी स्लो चलाते हैं और मिली भगत करके साक्ष्य तक मिटा दिए जाते हैं। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि पिछले 5 वर्षों में, मोदी जी के कार्यकाल के 5 वर्षों में सिर्फ 2 आईएएस ऑफिसर्स को सेवा से डिसमिस किया गया है और सिर्फ 12 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। तो माननीय मोदी जी
आपने 8 नवंबर 2016 की रात को रातों रात नोटबंदी लगा दी थी और घोषणा की थी कि इससे करप्शन पर काबू किया जा सकता है। ऐसा कौन सा जादू आपने कर दिया कि 6 साल के अंदर ही पूजा मैडम 20 करोड़ के नोटों पर सो रही हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी बात समझ में आ गई होगी कि करप्शन पे इस तरह से काबू नहीं किया जा सकता। करप्शन की शुरुआत ऊपर से नीचे होती है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है पैसा। तो अगर आपको महंगाई पर काबू पाना है, डीजल पेट्रोल और गैस के दामों को कंट्रोल करना है, तो इस 8 नवंबर की रात आप सिर्फ यह घोषणा कर दीजिए कि 1000 आइडेंटिफाइड ऑफिसर्स के घर इस वक्त रेड चल रही है और मेरा दावा है कि जनता आपको 2050 से पहले प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ने देगी। नमस्कार।